नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बचपन के दौर में स्कूल में पढ़ते वक्त जल और वायु प्रदूषण के बारे में अक्सर सुना था, लेकिन अब बदलते दौर के साथ पॉल्यूशन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर बात होने लगी है। क्लासेज में पढ़ाए जाने वाले पाठों की चिंता को लेकर 190 के करीब मुल्क फ्रांस की राजधानी पेरिस में जमा हो चुके हैं। 30 नवंबर से 11 दिसंबर यानी 12 दिन के बीच ये बात होने जा रही है कि सेव अर्थ का मतलब कैसे सार्थक किया जाए, कैसे दुनिया के पारे में 2 डिग्री के करीब की बढ़ोतरी को काबू में लाया जाए और कैसे कार्बन उत्सर्जन के लिए इतने सारे मुल्कों को एक राय के साथ एक समझौते के लिए राजी किया जाए। जिस बात को लेकर आज तक शायद हम लोग पढ़ा और सुना करते थे, उस बात को कैसे अमल में लाया जाए, कैसे देश और दुनिया के ख्याल हैं और मेरे साथ आप कैसे इस बारे में कुछ कर सकते हैं। आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात होगी दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पर। खास मेहमानों के साथ इंतजार रहेगा आपकी राय का, क्योंकि सवाल है सेव अर्थ। जाहिर है सवाल सेव अर्थ का है, तो देश क्या करेगा और राजस्थान का इसमें क्या योगदान हो सकता है, बात इसी पर होनी चाहिए। आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए पर्यावरण चिंतक एक नई भूमिका में सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। पर्यावरणविद प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ होंगे। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व डीन टीआई खान साहब हमारे साथ होंगे। कल्पतरु संस्थान के संयोजक विष्णु लांबा जी और क्षेत्रीय वन अधिकारी करण सिंह राजावत जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। दुनिया क्या कहती है और पेरिस के सम्मेलन को लेकर क्या राय है, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर राजस्थान की बात। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में भारत, अमेरिका और चाइना समेत दुनिया के 20 मुल्क पेरिस के महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। ये 20 देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के तहत अगले 5 साल में ग्रीन एनर्जी गैसेस के उत्सर्जन को लेकर पहल करने का कदम बढ़ा चुके हैं। जाहिर है कि धरती के बढ़ते तापमान को तुरंत नहीं रोका गया तो धीरे धीरे सब तहस नहस हो जाएगा। धरती की सूरत को बिगाड़ने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ही काफी है और इसी 2 डिग्री सेल्सियस को रोकने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में महासम्मेलन हो रहा है। 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत करीब 150 नेता सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। इस जलवायु सम्मेलन का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की एक ऐसी सीमा तय हो जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस को पार न कर पाए और हर देश की कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय हो जाए। जिस रफ्तार से सभी देश मिलकर कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, उससे 2030 तक यानी अगले 15 सालों के भीतर धरती का तापमान 2 डिग्री से बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम सम्मेलन में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन कर चुके हैं। साथ ही भारत के रुख पर भाषण भी दिया। साथ ही प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संतुलन को लेकर भारत के रुख पर बात भी की। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत का कहना है कि विकसित देश सदियों से बड़े प्रदूषक हैं और उन्हें विकासशील देशों को कोष मुहैया कर कम कीमत पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में उनकी व्यापक भूमिका नजर आए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने जीवाश्म ईंधन के जरिए समृद्धि की दिशा में बढ़ने वाले विकसित देशों को बेबाक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे भारत जैसे विकासशील देशों पर उत्सर्जन कम करने का बोझ स्थानांतरित करेंगे तो ये नैतिक रूप से गलत होगा। ऐसे में डर ये भी है कि साल 2005 की तरह मुंबई शहर बारिश के पानी में न डूब जाए। कुछ घंटों की बारिश सैकड़ों लोगों की जान न ले ले। लेह में फिर बादल न फटे। आफत की एक बारिश फिर से धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर की सूरत न बिगाड़ दे।
पेरिस में हो रहा ये सम्मेलन उत्तराखंड के केदारनाथ जैसी तबाही को रोकने के लिए है। ये दुनिया मिलकर कोशिश करने जा रही है ताकि तबाही के ऐसे सैलाब फिर किसी का आशियाना न उजाड़े। तबाही की ये कहानियां और तस्वीरें सिर्फ भारत की ही नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्से में धरती के बढ़ते तापमान में कुछ ऐसी ही बर्बादी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन कर सम्मेलन से नतीजे आ सकते हैं? क्या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीमित किया जा सकता है? क्या जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है? पृथ्वी को बचाने के लिए तापमान कम करने की आवश्यकता है। क्या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से प्रदूषण कम होगा? जाहिर है जब सम्मेलन हो रहा है तो सवाल भी आएंगे। क्या जलवायु परिवर्तन पर किसी सम्मेलन से नतीजे आ सकते हैं? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी दे सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय को भी दिखाई जाएगी। सबसे पहले इसके मायने समझे जाएं और राजस्थान के लिहाज से इसको किस नजरिए से देखा जाए, इस पर बात की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रोफेसर हसन साहब, उसी कोने से शुरुआत करते हैं और मैं जानना चाहूंगा दुनिया की इस चिंता के बीच राजस्थान की बात कैसे हो सकती है? राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज जो है, और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसको हम कहते हैं वो राजस्थान है। और राजस्थान में माइनिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी है और इंडस्ट्रीज भी हो चुकी हैं। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, और हमारे यहाँ पे सूखा और बाढ़ का साइकिल भी प्रवृत्त होता जा रहा है। अगर आपने नोट किया होगा इस बार कम से कम जयपुर के अंदर टेम्परेचर जो है सर्दी के टाइम में भी ज़्यादा था। तो ये जो साइकिल चेंज हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। और जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो इसका अनुभव महसूस किया जा रहा है वो है पानी की कमी, पानी की क्वालिटी, वाटर टेबल का नीचे होना, फॉरेस्ट का कम होना, ट्रैफिक जैम, और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए पानी से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, माइनिंग वर्सेस फॉरेस्ट्री से लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में टकराव, जैसा कि नीम का थाना के अंदर और अरावली के पहाड़ियों में लोकल लोगों के बीच में और सरकार के बीच में हमेशा टकराव होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार की ही ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं जो कि पर्यावरण के खिलाफ हैं। बाकी नॉशनलिटी है। मुझे नहीं मालूम कि इस पेरिस सम्मेलन से जो है कोई बहुत बड़े होंगे, झिकझिक होगी। 120 बिलियन डॉलर वेस्टर्न कंट्रीज जो है पुअर कंट्रीज को देंगे कि नहीं देंगे, और कार्बन एमिशन जो इंडिया अपना कम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी जो है नई सरकार आने के बाद में आपने देखा होगा फटाफट पर्यावरण की क्लियरेंस देती जा रही है। ये जो है मेरा खुद का अनुभव है कि बिसरू डैम के अंदर जो है सरकार ने कितना प्रेशर हम पे डाला। विकास की बेतरतीब होड़ के बीच में कैसे जलवायु परिवर्तन पर बात हो रही है, और इस बीच कार्बन उत्सर्जन को अगर कम करने की बात कोई मुल्क करता है तो उस दिशा में क्या पहल सार्थक नजर आती है? सुनील शर्मा जी, बीते दिनों आपने इसी तरह का एक सेमिनार किया था जिसमें चर्चा ग्लोबल वार्मिंग पर थी। आपसे जानना चाहता हूं, अगर पेरिस के सम्मेलन को देखा जाए और दूसरी तरफ राजस्थान को देखा जाए, क्या समझा जा सकता है? ये देखिए अश्विनी, पहली बात तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहली बात तो दर्शकों को उनके बारे में बहुत अच्छी तरह पता लगना चाहिए कि व्हाट आर दीज थिंग्स। क्योंकि बहुत सारे लोग सालों तक ये भी कहते आए हैं कि ये हॉक्स क्रिएट किया जा रहा है, कि एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या, रियल थ्रेट क्या है, और वास्तव में क्या थ्रेट है, तो उसके बेसिक रीजंस क्या है। क्योंकि इसको आप राजस्थान को अलग से करके मैं नहीं मानता इसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता। ये ग्लोबल फेनोमेनन है, और पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं, हम उस दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि हालांकि टेम्परेचर नोट करने का जो फेनोमेनन डेवलप हुआ है तो 1850 से चालू हुआ है, और अगर आप सैटेलाइट्स की इमेजिंग की बात करें तो वो भी केवल अभी कुछ रिसेंट फिनोमेना है कि 1970 से हमारे पास सैटेलाइट डाटा है। मगर कुछ अच्छे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से हमने आइस कोर्स के थ्रू, यानी जो बहुत सालों से जहाँ बर्फ जमी हुई थी, हमने आइस कोर्स निकाले, कुछ जियोलॉजिकल कोर्स निकाले, और उनके थ्रू हमने बहुत क्लाइमेटिक
एक स्टडीज करना चालू किया कि भाई ये क्लाइमेट चेंज है क्या चीज, और नतीजे उसके ये निकले कि पूरी दुनिया ने बहुत सारे ऐसे इराज देखे हैं जब सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ग्लेशियल इरा और इंटर ग्लेशियल इरा। मतलब एक बार बहुत ठंडा टाइम आ जाता है और फिर एक बार बहुत गर्म टाइम आता है। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो नेचर करती है ये बहुत लंबे टाइम में करती है, बहुत लंबे टाइम में करती है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज के लिए हम दो चीजों का रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। एक आम आदमी के लिहाज से मैं आम आदमी की बात ही करूंगा। दर्शक को ये बात समझ में आए कि अगर पेरिस में कोई चिंता हो रही है तो उसका राजस्थान में क्या असर पड़ सकता है, वही मैं बात करने जा रहा हूं। कहीं बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। मैं आपको वही बात करने जा रहा हूं। मैं बहुत टेक्निकल इसको नहीं बनाने जा रहा हूं, हालांकि इसमें कोई टेक्निकलिटीज है जिसको छोड़े बिना, उसको बात किए बिना सरल तरीके से आदमी के लिहाज से बिल्कुल सरल तरीके से बात बताना चाहता हूं कि देखिए कोई भी जो मौसम जो बदलते हैं उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक उसके आंतरिक अवयव है, एक उसके बाह्य अवयव है। मगर बाह्य आंतरिक अवयव में तो आप कुछ चेंज ला नहीं सकते, जैसे और बाह्य अवयव में कुछ चीजें जैसे सूरज के फ्लेम्स निकलती हैं, आप उसमें कोई डिफरेंस नहीं ला सकते। और धरती की जो धुरी है उसके चेंज से भी क्लाइमेट बदलती है, उसमें भी आप कुछ अंतर नहीं ला सकते। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात है हमारे पास दो डाटा है कि ऑर्बिट जो चेंज हो रही है वो कूलिंग की तरफ बदल रही है धरती की। देखिए एक बात तो ये बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात है सोलर जो फ्लेम्स है बिल्कुल वो भी कम हो रहे हैं, मगर हमारा टेम्परेचर बदल रहा है, धरती का तापमान बदल रहा है। और दुख की बात यह है कि केवल 21वीं शताब्दी के ये 15 सालों में से 14 साल वो साल है जो सबसे गर्म रहे हैं। तो यानी क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिल्कुल सूरज की बात की थी। मैं टीआई खान साहब आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहेंगे। एक ओजोन परत की बात हम करते हैं और कहते हैं कि उसके जरिए सूरज की जो रोशनी है वो इस कदर धरती पर पड़ती है कि धरती का पारा चढ़ने लगा है। क्या इसके पीछे कहीं ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी आती है कि ओजोन में कोई छेद नहीं। देखिए ये जो समस्या है हमारी जलवायु परिवर्तन की, ये इसको दो चीज़ों से जोड़ के देखेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमें प्रकृति ने दिया उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पास 0.032% होनी चाहिए थी। ये प्री इंडस्ट्रियल डेटा है। और जब से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सिंक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो सोख रहे हैं, वो जो हमारा संतुलन था उसको बिगाड़ने में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बहुत सारे कारण, जिससे कि हमारा ये संतुलन बिगड़ गया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना और ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना लाजमी है। वो हमें एक लिवेबल टेम्परेचर देता है जिस टेम्परेचर पर हमको अपनी आम जिंदगी बिताने में सहूलत होती है। लेकिन हुआ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह की और ग्रीन हाउस गैसेज और भी हैं, मीथेन, CFC, वाटर वेपर्स भी इसमें रोल अदा कर रही हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका काम होता है कि सूर्य की जो रोशनी से किरणें पृथ्वी पर पड़ी और उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस जो डेवलप होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में ग्रीन हाउस गैसेस मदद करती हैं अपनी। और जब ग्रीन हाउस गैसेस जितनी चाहिए उससे मात्रा अगर बढ़ती है तो नेचुरली हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ना इनएविटेबल है, वो होना ही होना है जी। तो ये हुआ है कि हमने एक टारगेट फिक्स किया था कि अगर 2030 तक 2900 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आई 1817 से और 2030 मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर, तो अगर 2900 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। अब हमारी चिंताएं ये हो रही हैं कि 1900 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हम एमिट कर चुके हैं। और जैसा कि शर्मा साहब ने बताया 15 साल का गैप हमारे पास में और 1000 टन का ही हमारे पास एक बजट बचा कि अगर 1000 टन निकाली। और इस सम्मेलन में इसी बात पर चर्चा होने वाली है कि भारत अपने आप को कैसे बचाए। काफी तकनीकी बात हो गई, मैं इसको थोड़ा सरल तरीके में लाना अलार्मिंग बात मैं और कहना चाहता हूं टीआई खान साहब के बाद में। अभी केवल रिसेंटली 12 नवंबर को एक डाटा दिया है नासा ने, और वो नासा का 12 नवंबर का डाटा ये है कि इस साल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसका आपका प्लांटेशन और वेजिटेशन केवल आधा ही एब्जॉर्ब कर पाया है, यानी आधा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि बहुत तेजी से टेम्परेचर बदल रहा है, और जो टेम्परेचर बदलेगा तो बट नेचुरल है कि कहीं बारिश आम ज्यादा आदमी होगी, इसको कैसे कहीं सूखा समझे ज्यादा उस पर भी बात करूंगा। विष्णु लांबा साहब, उससे पहले पेड़ों का क्या योगदान हो सकता है और क्या इसमें पेड़ लगाने पर बात होनी चाहिए?
अश्विनी साहब, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के 2 साल वाकई बेमिसाल रहे और इस दुनिया की भागम भार वाली चकाचौंध वाली ज़िंदगी में फर्स्ट इंडिया ने दिखाया है कि सामाजिक सरोकारों को लेकर जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम नहीं भूलेंगे और आज भी उसी मुद्दे को लेकर सौभाग्य से हम लोग बैठे हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं पूरे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार को। शुक्रिया। मेरा निवेदन ये है अश्विनी साहब, सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा जो इसका सुझाव है, मेरा जो निवेदन है वो ये है कि ये 21वां सम्मेलन है, ये पूरे विश्व की पंचायत वहाँ पर बैठी है। विश्व के जितने भी पर्यावरण के धनी धोरी हैं तथाकथित वो सारे वहाँ विराजमान हैं, जिम्मेदार लोग अपने आप को कह सकते हैं जी। ये 21वां सम्मेलन है, इनका आज तक कोई रिजल्ट आया हो तो मुझे बता दीजिए। एक बात, सबसे बड़ी पर्यावरण के विरोध में जो चीज़ है वो ऐसी है आज की तारीख में, और ये जो सम्मेलन होने जा रहा है ये एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में हो रहा है, या पता लगवा लीजिए। वहाँ पर जो ये कॉफ़ी पी रहे हैं वो कॉफ़ी भी पर्यावरण के खिलाफ है। ये जिस कप में कॉफ़ी पीते हैं वो भी प्लास्टिक है, वो भी पर्यावरण के खिलाफ है। तो सबसे पहले तो ये सब लोग जो पर्यावरण सम्मेलन कर रहे हैं सब लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारी घर निभाते से हुए कुल मिलाकर घर से शुरुआत करनी होगी और पेड़ को बचाने की बात करनी होगी। निवेदन करूं राजस्थान के जो वन मंत्री आदरणीय राजकुमार रेणवा ने जो पहल शुरू की है इस बार, और मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ मंच पर जो विराजमान महानुभाव हैं और जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको भी, मैं किसी विभाग की या किसी मंत्री की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में जो आंकड़े में लेके आया हूँ आज आरटीआई में जो वन विभाग ने दिए हैं और मौके पर जाकर हमने देखे हैं, उस टीम में करण सिंह राजावत वन विभाग के अधिकारी विराजमान है, ये भी टीम में शामिल हैं। ऐसे लोग वहां पर जो गए हैं जिन्होंने देखा है वाकई एक रचनात्मक परिवर्तन आया है वन विभाग में। चलिए ये बदलाव क्या है ब्रेक के बाद में जानूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे और चर्चा को इस दौर के साथ आगे बढ़ाएंगे जिस दौर में ये सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के 20 प्रदूषित मुल्कों में से अगर 13 भारत से आते हैं और जयपुर को लेकर भी चिंता जाहिर होती है, तो फिर हम किस और आगे बढ़ रहे हैं और किस कार्बन उत्सर्जन को रोकने का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। हमें इस संदर्भ में जो हमारे पर्यावरणविद हैं उनकी सलाह को मानते हुए हमें पर्यावरण में सुधार करना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम पदार्थ के जो वाहन हैं ये बंद होंगे तो प्रदूषण कम होगा। बाकी सौर ऊर्जा का 100% उपयोग होता है तो प्रदूषण कम होगा।